हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.5 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले से मैंने बोर्ड में लिख दिया आप लोगों के लिए, करेक्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन इन विच वी आर गोइंग टू पे हॉस्टल चार्जेस। ओके, मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि लास्ट क्लास वी हैव डन क्वेश्चन रिगार्डिंग द बुक चार्जेस टेकन फ्रॉम ए लाइब्रेरी, and before that we have solved question regarding auto charges, right, taxi charges. So similarly this question is dealing with hostel charges. So hostel charges consists of two elements बच्चों. One is fixed charges that you have to pay even if you don't take any food in the hostel, and next consists of cost of food per day into number of days. यानी जितना दिन आपने खाया that number of days you have to multiply it with कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का फूड का चार्जेस। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपका हो गया फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द हॉस्टल चार्जेस। सो इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड टू थिंग्स, वन इज द फिक्स्ड चार्जेस, अनदर इज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो मैं इसको x मान लूंगा, इसको y मान लूंगा। ध्यान से देखिए बच्चों, सो दिस इज लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज ₹y। इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट ए, यू नो, आई एम नॉट रीडिंग द क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन का जो मेन एलिमेंट है मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट ए स्टेज फॉर 20 डेज एंड पेड ₹1000। तो स्टूडेंट ए बच्चों 20 दिन रहता है हॉस्टल में और वो पे करता है ₹1000। ध्यान से देखिए बच्चों, तो वो 20 दिन रहता है बच्चों एंड ही इज पेइंग ₹1000। सो एज पर द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला. So hostel charges is ₹1000 equal to fixed charges is X as per the question plus cost of food per day is Y into 20 days the person is staying in the hostel. So from this you will get equation number 1. बस उसी तरह से बच्चों यहाँ पे आप स्टूडेंट B stays for 26 days. स्टूडेंट B बच्चों 26 डेज के लिए रुकता है और वो इतना रुपीस पे करता है. इज इट क्लियर? So as per the formula, substitute in the formula, hostel charges is 1180 plus fixed charges is X plus cost of food per day is Y into 26 days the person stays there. मल्टीप्लाई करिए, आपको इक्वेशन नंबर 2 निकल जाएगा. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए बच्चों, आपको आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पे कोई फ्री नहीं है. अगर आप 10 दिन हॉस्टल में रहते हो तो आपको 10 दिन का फूड का पे करना पड़ेगा. फिक्स्ड चार्ज X है जो देना ही है, और 26 days if you eat food in the hostel, then for 1 day the food charges is Y. Y you have to multiply with 26 days, 26Y plus fixed charges is X. So that means you have to pay X plus 26Y to the as a hostel charge. This is the logic. ठीक है बच्चों, जितना दिन रह रहे हो आपको उतने दिन का पैसा पे करना है. कोई फ्री वाला ऑफर यहाँ पे नहीं है. इज इट क्लियर? अब बच्चों जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्शन क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है बच्चों? फ्रैक्शन. अब बच्चों फ्रैक्शन क्वेश्चन आप कर सकते हो. फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. ओके, तो यानी तो बच्चों ये क्वेश्चन को मैं पूरा स्टेप लिख के नहीं करूंगा बिकॉज फ्रैक्शन सम हमने पहले से कर लिया है. वी हैव डन फ्रैक्शन सम 2 times. ओके, दिस इज द थर्ड टाइम द फ्रैक्शन सम इज कमिंग. सो आपको मालूम है कि हम लोग को n फॉर न्यूमरेटर को वी विल टेक इट एज x, डिनोमिनेटर को वी विल टेक इट एज y. इज इट क्लियर? एंड द क्वेश्चन सेज दैट द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3. फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है when 1 is subtracted from the numerator. तो न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, x - 1. डिनोमिनेटर के बारे में कोई चीज़ मेंशन्ड नहीं है. सो डिनोमिनेटर आई विल राइट डायरेक्टली y एंड दैट इज इक्वल टू 1/3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट इज दैट 8 is added to the denominator and the fraction becomes 1/4. 8 is added to the denominator. न्यूमरेटर कुछ भी नहीं करना है बिकॉज न्यूमरेटर के बारे में कुछ बोला नहीं है बच्चों. तब लिखोगे x divided by y plus 8 and the fraction becomes 1/4. From here you will get equation number 2. Okay, and solve both the equations. You will get 2 equations. फिर दोनों 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको वहां से आंसर निकल जाएगा. ठीक है बच्चों?
आसान था। तो यानी हियर द पर्सन इज सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, नथिंग इज डन टू द डिनोमिनेटर, एंड हियर 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, नथिंग इज डन टू द न्यूमरेटर. दिस टू इक्वेशंस, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन. ओके, थर्ड क्वेश्चन सेज दैट, बच्चों थर्ड क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट. यश को जो है 40 मार्क्स मिलता है बच्चों सब मिला के. सो 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर. दैट मीन्स दिस इज ए नेगेटिव मार्किंग स्कीम. नेगेटिव मार्किंग में ऐसे होता है बच्चों कि अगर आपने गलत आंसर दिया है तो आपका जो मार्क्स है वो माइनस हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यश इज गेटिंग 3 मार्क्स एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यश इज लूजिंग 1 मार्क्स. एकदम क्लियर बच्चों. हैड नाउ द स्कीम हैज बीन चेंज्ड. ओके, सो इस स्कीम में यश गॉट 40 मार्क्स. नाउ एज पर द न्यू स्कीम 4 marks is given to the correct question, correct answer, and 2 marks is deducted from the incorrect answer. And in this scheme, Yash scored 50 marks. आपको बताना है how many questions were there in the test. तो यानी बच्चों यहाँ पे 2 स्कीम है. ठीक है, तो आराम से एक एक करके करते हैं. क्वेश्चन में पहले पूछा है how many questions were there in the exam. ओके, सो मैं अब टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे बच्चों? द टोटल क्वेश्चंस विल बी नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन विच ही हैज रिटन करेक्ट आंसर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन विच ही हैज रिटन इनकरेक्ट आंसर को ऐड करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकलेगा. इज इट क्लियर? तो बच्चों मैं बोलता हूं यहां पे ध्यान से देखिए. आई विल से लेट number of questions with correct आंसर बी एक्स. सही है बच्चों. उसके बाद लेट number of questions with, सीधा लिखते हैं, with wrong answer बी वाई. तो बच्चों इस सिचुएशन में बताइए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बी एक्स प्लस वाई. ओके, सो इतना करेक्ट आंसर है बच्चों. एक्स में करेक्ट आंसर है, वाई में इनकरेक्ट आंसर है, तो डेफिनेटली आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल बी गेटिंग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस. इज इट क्लियर? चलिए बच्चों अब पहले बात करते हैं स्कीम 1 की. किसकी बच्चों? स्कीम 1 के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस. समझ में आ गया बच्चों? तो स्कीम 1 क्या बोल रहा है बताइए. सो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना मिलेगा? 4 मार्क्स. सो 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर. मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर कितना बच्चों? 1. एकदम क्लियर है. दिस इज द स्कीम. अब बताइए टोटल marks obtained from correct answer. Total marks obtained from
करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर से बच्चों यश को कितना मार्क्स मिला होगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ करेक्ट आंसर इज x. So x questions he did correctly. For one question, for one correct answer he got 4 marks. So total marks will be 4 into x, that is 4x. तो यानी बच्चों इतना मार्क्स उसको मिला है करेक्ट आंसर से। नेक्स्ट आप लिखोगे टोटल मार्क्स obtained from wrong answer। तो रॉन्ग आंसर से बच्चों सी 1 into y, so this much marks he will lose। so total marks obtained की जगह नहीं लिखेंगे, total marks lost from wrong answer। so this much marks he lost बच्चों, इतना मार्क्स उसको नहीं मिलेगा। so now can you tell me what is the total marks? बताइए। total marks equal to this much marks he will get and this much marks he will lose। 4x he will get, y he will lose, so the net marks will be 4x minus y, but the total marks he got as 40, so this will be 4x minus y। तो बच्चों आप इसको लिखोगे 4x minus y equal to 40। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए, आप सोचेंगे सर पीछे बार बार क्यों जा रहे हैं? बस ये देखने जा रहा हूँ बच्चों बराबर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चला मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, बात कर रहा हूँ। तो यानी दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्कीम 2 में बच्चों आप लिख लेना, मैं ऐसे बता रहा हूँ। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज 4 ओनली। ओके, 4 ही मिलता है इसको करेक्ट के लिए बच्चों सब हो गया गड़बड़। यहाँ ही इज एक्चुअली 3, तो ये होगा 3, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 3 आएगा बच्चों। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 3, सिंपल, दैट्स ऑल। तो एज पर स्कीम 2 बच्चों, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इज 4 एंड मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इज 1। तो ऐसे लिख सकते हैं, मार्क्स डिडक्टेड लिखते हैं बच्चों, डिडक्टेड मतलब हटा देना मार्क्स को, मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर विल बी 4 into x, दैट इज 4x। ठीक है बच्चों, मैं स्कीम 2 की बात कर रहा हूं। टोटल मार्क्स लॉस्ट फ्रॉम रॉन्ग आंसर, आप चाहे तो रॉन्ग की जगह पे लिख सकते हो deducted from wrong answer equal to 1 into y। here he is deducting 2 marks for each wrong answer, तो 2 into y 2y आ जाएगा बच्चों। सो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना आएगा बताइए? इधर 4x, यहाँ पे 2y, 4x minus 2y। तो एंड इन दिस स्कीम ऑल्सो he is getting 50 marks, in this scheme he is getting 50 marks। सो 50 equal to 4x minus 2y। तो आपको जो सेकंड इक्वेशन बनेगा बच्चों याद रखिए, 4x minus 2y equal to 50। आप चाहे तो कट कर सकते हो, 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो आप लिख सकते हो 2x minus y equal to 50 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, तो बात समझ में आ गई। करेक्ट आंसर के लिए कुछ मार्क्स मिलता है, गलत आंसर के लिए मार्क्स कट हो जाता है। सो जो टोटल मार्क्स मिलता है दैट विल बी मार्क्स ही ऑब्टेन्ड फ्रॉम करेक्ट आंसर माइनस मार्क्स ही इज लूजिंग फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर एंड टोटल मार्क्स इज 40। तो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा। तो वैसे एक स्कीम 2 से बच्चों इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? तो ऐसे एग्जाम बड़े डेंजरस होते हैं बिकॉज यू हैव टू राइट ओनली करेक्ट आंसर्स। अगर आप गलत आंसर लिख दोगे, तुक्का लगा दोगे, तो फिर आपको जो मार्क्स मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। सो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉलो दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों और एक चीज़ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सम करने से पहले ना एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मेरे वीडियो देखिए, तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला काम आपको क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 says that point A and point B are separated by 100 किलोमीटर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है बच्चों? 100 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए दो तरह का केस है बच्चों। सो केस 1 में 2 cars आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स 1 कार, तो मैं लिख देता हूं केस 1। केस 1 से पहले बच्चों लेट आपको करना है, तो लेट आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। लास्ट में क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार। सो 1 कार इज मूविंग फ्रॉम हियर, अनदर कार इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यानी यहां से एक कार चलती है बच्चों। ठीक है, ये कार है भाई। ठीक है, कार दिख रहा है आपको? नया तरह का कार है ये। तो ये दोनों कार बच्चों यहां से निकलता है। इन केस 1 they are traveling in the same direction, and in case 2 they are traveling in the opposite direction. In one case they are traveling in the same direction. Same direction बोले तो कैसा होगा बच्चों? If this car is moving like this, then this car will also move like this. तो यानी ये होगा same direction. Opposite direction बोले तो if this car is moving like this car will move like this. तो इसको बोलेंगे opposite direction। मैं लिख के आपको दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है what is the speed of both the cars। मैंने बताया था whatever they are asking at the last of the question we have to give let for that. Okay, so आप बोलोगे let speed of car A be x। उसके बाद बच्चों let speed of car B be y। क्लियर है बच्चों? केस 1 ध्यान से देखिए। केस 1 में लिखा है मूविंग इन सेम, यहां पहले क्या बोला है? सेम डायरेक्शन बच्चों। फर्स्ट केस है सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड मीट इन 5 hours। तो यानी देखिए ध्यान से देखिए, फिगर देखिए, समझ में आएगा आपको। ये है ए, दिस इज बी, दिस कार इज मूविंग लाइक दिस, this car is also moving like this. Don't you feel the direction is same? Suppose they are meeting here, so this is the meeting point where both the car meets. पूरा फंडा क्लियर है बच्चों? तो ये आपका रास्ता है, ये आपका रोड है। ठीक है बच्चों, कार ए का डायरेक्शन ये रहता है और कार बी का डायरेक्शन ये रहता है, एंड दिस इज द मीटिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? मीटिंग पॉइंट। दिख रहा है बच्चों? मैंने लिखा मीटिंग पॉइंट। द बोथ द कार मीट्स हियर व्हेन दे आर मीटिंग आफ्टर 5 hours। यानी अगर ये कार यहाँ पे 10 AM को चलना शुरू किया है, ये कार भी यहाँ से 10 AM को ही चलना शुरू करेगा। बोथ द कार्स आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम, देन दे विल मीट आफ्टर 5 hours। मतलब बच्चों 10 + 5 कितना होता है? 3 AM। सो बोथ द कार विल मीट हेयर एट 3 PM। 3 बजे मिलेंगे। तो दिन के 10 बजे कार ए यहाँ से शुरू हुआ, सेम 10 बजे कार बी यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, कार ए भी 5 घंटा चला, कार बी भी 5 घंटा चला, दोनों यहाँ जाके मीट हुए। दे आर मीटिंग एट 3 PM। ओके, सो टेल मी फॉर time duration for which car A is traveling,
टाइम टेकन बाई कार ए इज 5 hours टू रीच दिस पॉइंट, टाइम टेकन बाई कार बी टू रीच दिस पॉइंट इज 5 hours, मतलब ये भी 5 घंटा चलता है कार बी, कार ए भी 5 घंटा चलता है। ठीक है बच्चों, अब बताइए कौन सा कार फास्ट होना चाहिए, कार ए और कार बी? कौन बोलिए? कार ए हैज़ टू बी फास्टर, क्योंकि यहाँ से कार बी निकलती है, यहाँ से कार ए निकलती है। कार ए फास्ट होगा तभी बच्चों वो कार बी को पकड़ पाएगा यहाँ के। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए बड़ा सिंपल, अब मैं पूरा काम करता हूँ एक एक करके। देखिए स्पीड तो हम लोग को मालूम है पक्का एकदम। चलिए अब मैं निकालता हूँ टाइम ए, टाइम टेकन बाई कार ए। तो कार ए ने कितना टाइम लिया बच्चों बताइए? 5 घंटा लिया। क्या लिखोगे? 5 hours। ठीक है, नेक्स्ट टाइम टेकन बाई कार बी। कार बी ने कितना टाइम लिया? 5 hours। 5 hour लिख दीजिए पक्का। ये है स्पीड, ये है टाइम, तब क्या निकाल सकते हो? बोलिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालिए। क्या निकालेंगे? बोलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए। बताइए कार ए का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ए? एक्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार ए? एक्स। व्हाट इज द टाइम ऑफ कार? तो ये बच्चों यूनिट लिख देते हैं, मैं इसको लिख देता हूँ किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। सो हियर यू विल बी गेटिंग 5। तो आंसर इज 5x। सो दिस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। मतलब बच्चों ये मैं एक मिड देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझाया था आप लोगों को। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, दूरी वो है 5x किलोमीटर। अब सिमिलरली कार बी के लिए करते हैं बच्चों। तो बोलिए टाइम टेकन बाई कार बी। तो कार बी कितना टाइम ले रहा है बच्चों? 5 hour। एम आई राइट? टाइम तो लिख ही दिया ना यहाँ पे कार बी का। ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सीधा लिख सकते हो डिस्टेंस टेकन बाई कार बी। अब बताइए बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? यू विल राइट स्पीड इनटू टाइम। दिख रहा है बच्चों मैंने क्या लिखा कि नहीं दिख रहा है? स्पीड इनटू टाइम। यस इट इज विजिबल। मैं थोड़ा इसको पीछे कर देता हूं। स्पीड कितना है बच्चों? देखिए स्पीड ऑफ कार बी इज y इंटू टाइम इज 5। यू विल राइट 5y। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको मिल गया 5y। सिंपल। ये पूरा डिस्टेंस है 5x, ये जो डिस्टेंस है ये 5y है। कोई डाउट तो नहीं है? तो डिस्टेंस टेकन बाई कार बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब एन ए से लेके बी तक था 100 किलोमीटर। अब फिगर में दिमाग लगाइए बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से यहाँ तक 5y और ये पूरा है 5x। तो यानी इफ आई डू 100 प्लस 5y आई मस्ट गेट 5x। तो अब क्या लिखोगे? 100 आप अंत लिख सकते हो फ्रॉम दी फिगर। 100 के साथ अगर आप 5y को ऐड कर देते हो यू आर गेटिंग 5x। पूरा फंडा समझ में आ गया बच्चों? यहाँ से यहाँ तक 100 है, दिस इज 5y। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हो यू विल बी गेटिंग 5x। ओके, अब y को वहाँ भेज दीजिए। तो 100 इक्वल टू 5x माइनस 5y। 5 कैंसिल करेंगे, 21
1. तो you will be getting 20 equal to x minus y equal to 20. This is question number 1. पूरा फंडा क्लियर है? तो 1 सेकेंड ध्यान से देखिए मैंने क्या किया. दोनों कार का स्पीड है. केस 1 मूविंग इन सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन मीन्स दिस इज A, दिस इज B. देखिए डायरेक्शन क्या है? सेम है. एम आई राइट? दे मीट इन 5 hours. सो बोथ द कार मीट हियर. तो कार A ने भी 5 घंटा चला है, कार B भी 5 घंटा चली है. सो आई हैव रिटन टाइम टेकन बाय कार A 5 hours, टाइम टेकन बाय कार B इज 5 hours. बोथ द कार इज ट्रैवलिंग 5 hours बच्चों. 10 बजे यहाँ से चला है, 3 बजे यहाँ पहुँची है. 10 बजे यहाँ से चला है, 3 बजे यहाँ पहुँची है. ये B वाला स्लो कार है, A वाला फास्ट कार है. ओके, देन आफ्टर दैट टाइम टेकन बाय कार B इज दिस मच. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार A स्पीड इनटू टाइम, यू नो दैट. डिस्टेंस टेकन बाय कार B, यू नो स्पीड इनटू टाइम, यू नो दैट. फिगर में डाल देते हैं. ये पूरा डिस्टेंस बच्चों कार A का है, ये पूरा डिस्टेंस कार B का है. तो पूरा A को B से माइनस करोगे 100 मिलेगा. नहीं तो ऐसे सोचिए, ये 100 से 5y प्लस करोगे, दिस इज 100. ध्यान से फिगर में देखिए, दिस इज 5y. व्हेन यू ऐड यू विल गेट 5x. तो 100 प्लस 5y इक्वल टू 5x. एम आई राइट? आपको ये मिल गया आंसर. अब मीट देता हूँ बच्चों. इसके बाद नेक्स्ट आपको और एक काम करना पड़ेगा. मीट दो. चलिए अब बच्चों केस 2 में क्या हो रहा है देखिए. सेम इसी तरह है आपका. एक्चुअली सब मैंने नहीं मीटना था. ठीक है, केस 2 में क्या हो रहा है देखिए. केस 2 मूविंग इन opposite direction and meet in 1 hour. So this is car A and this is car B. Opposite direction means बच्चों, और ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना का है? 100 किलोमीटर. तो मतलब कार A बच्चों अगर ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो जो कार B है वो ऐसे ट्रैवल करेगा. डोंट यू फील अपोजिट डायरेक्शन हो गया. ये जा रहा है लेफ्ट से राइट और वो आ रहा है राइट से लेफ्ट. अपोजिट डायरेक्शन. सपोज दे मीट समवेयर हियर, बिकॉज ये कार फास्ट था बच्चों, ये कार स्लो था. सो दे विल मीट हियर. सो ये जो AB है आप इसको बोल सकते हो मीटिंग पॉइंट. क्या बोलेंगे बच्चों? मीटिंग पॉइंट. एम आई राइट और रॉन्ग? तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कार A ट्रैवल करता है और यहाँ से लेके यहाँ तक कार B ट्रैवल करता है. ठीक है, अब लिखते हैं टाइम टेकन बाई कार A. कितना टाइम लेता है बच्चों? 1 घंटा. टाइम टेकन बाय कार B कितना लेता है बच्चों? 1 घंटा. दिस द टाइम, दिस द स्पीड. तो अब डिस्टेंस निकालेंगे सेम पहले जैसा. हाँ बोलिए क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार A. डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड into time. Is it clear बच्चों? What is the speed? Speed is x and time is 1. Answer is x किलोमीटर. सिंपल. सेम बच्चों यहाँ भी करोगे. क्या लिखोगे बोलिए? डिस्टेंस कवर्ड बाई कार B. सेम फॉर्मूला बच्चों, स्पीड into time. ठीक है, व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज y into 1. y किलोमीटर. को फिगर में डाल देते हैं बच्चों. तो ये जो पूरा डिस्टेंस है वो होगा x किलोमीटर. ये जो डिस्टेंस है ये होगा y किलोमीटर. आपको लग रहा है कि x प्लस y, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 100 मिलेगा. तो आप लिख सकते हो क्या?
फिगर, फ्रॉम फिगर। बताइए ये पूरा क्या है, x, ये क्या है y, इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 100, सो दिस इज 100, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, फिर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे 1 और 2 को, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड x इज द स्पीड ऑफ कार A एंड y इज द स्पीड ऑफ कार B। यानी बच्चों करना दोनों एक ही तरह है, बस लॉजिक अलग हो गया। सेम डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, ओके, दे विल मीट समवेयर हियर, और ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, दे विल मीट समवेयर हियर। स्पीड दिया है, टाइम आपको देना है, ओके। व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स, यानी दोनों कार ने 5 घंटे ट्रैवल किया है। व्हेन दे मीट इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर ट्रैवलिंग 1 आवर। ये कार भी 1 घंटा ट्रैवल करता है, ये कार भी 1 घंटा ट्रैवल करते हैं, दोनों 1 घंटा ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ से आपको टाइम निकल जाएगा 1 घंटा, ये डिस्टेंस है बच्चों। और फ्रॉम द फिगर, अगर आप फिगर को देखोगे EX और Y को प्लस करने से आपको ये 100 मिल रहा है। इज इट क्लियर? सो यही है बच्चों। तो आई होप आपको आज क्लास समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। और एक क्वेश्चन बचा है, तो बच्चों और एक क्वेश्चन बचा है, हम फटाफट कर लेते हैं, इससे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पढ़िए पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, टाइम वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, रेक्टेंगल को लेके हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, रेक्टेंगल को लेके बात हो रही है, और एट द एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन मतलब होता है बच्चों लेंथ और ब्रेथ। तो मैं देखूंगा, ध्यान से देखिए, लेट, क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, क्लियर है। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y मीटर, क्लियर है बच्चों। तो अब क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x इंटू वाई। सिंपल बच्चों, ये तो लॉजिक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो ये है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी y मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिस। आप एरिया को बच्चों ऐसे बोल दो, ओरिजिनल एरिया। क्या बोलोगे बच्चों, ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और जैसे मालूम आपको 2 सिचुएशन दिया रहेगा, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस केस 1। देखिए केस 1 में क्या बोल रहा है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। यानी लेंथ को आपको बच्चों 5 यूनिट कम करना है और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ाना है। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। यानी ध्यान से देखिए, आपको लेंथ को करना है रिड्यूस, यानी ये जो x है लेंथ, इसको आपको नीचे करना है रिड्यूस, तो ये बन जाएगा x माइनस 5। कितना कम करना है, 5। मैं फिगर बना के आपको समझा रहा हूं। एंड y एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, तो ये ब्रेथ है y बच्चों, ब्रेथ को आपको 3 बढ़ा देना है। तो पहले ब्रेथ y था, तो अभी ब्रेथ बन जाएगा y प्लस 3, ओके। एरिया जो है बच्चों 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। व्हाट इज द एरिया, एक्स वाई। तो आपका जो एक्स वाई है वो 9 यूनिट कम होके बन जाता है एक्स वाई माइनस 9। तो पूरा फंडा क्लियर है। तो यहाँ आपका एरिया, लेंथ कम हो जाता है, ब्रेथ बढ़ जाता है, और जो एरिया है वो 9 यूनिट कम हो जाता है। फिगर को समझिए, तो मैं लिखता हूं न्यू लेंथ। बोलिए बच्चों, न्यू लेंथ क्या आएगा, पहले का लेंथ क्या था, लेंथ क्या था x, तो अभी का लेंथ क्या होगा
x माइनस 5, बिकॉज लेंथ को मैंने 5 यूनिट कम कर दिया। न्यू ब्रेथ, ब्रेथ को मैंने बढ़ा दिया, पहले y था बच्चों ओरिजिनल, अब ये हो गया y प्लस 3, पक्का। न्यू एरिया, न्यू एरिया क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई से 5 यूनिट कम हो गया, तब क्या लिखोगे, एक्स वाई माइनस 9, एकदम सही है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यू एरिया, कम ऑन, इट इज न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। व्हाट इज न्यू लेंथ, न्यू लेंथ इज x minus 5, new breadth is y plus 3, x y minus 9, सिंपल है बच्चों। मल्टीप्लाई करिए, x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, एक्स वाई माइनस 9, ये एक्स वाई कैंसिल करिए, तो आपको क्या मिला, 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, आंसर इज 6। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझिए, लेंथ हो गया कम, ब्रेथ बढ़ गया, एरिया हो गया कम। सो दिस इज न्यू लेंथ, दिस इज न्यू ब्रेथ, दिस इज न्यू एरिया, बट वी नो द फॉर्मूला ऑफ न्यू एरिया इज न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ। सो न्यू लेंथ न्यू ब्रेथ इक्वल टू दिस, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए, अब ये केस 2 हो गया, केस 1 हो गया, अब केस 2 की बात करते हैं। लिख दीजिए, मैं मिट रहा हूं, ठीक है। केस 2 में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, आपको लेंथ को इंक्रीज करना है 3 यूनिट और ब्रेथ भी इंक्रीज करना है 2 यूनिट, यानी आपका जो लेंथ है बच्चों वो 3 यूनिट बढ़ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और जो ब्रेथ है बच्चों वो भी 3 यूनिट बढ़ जाएगा, ये है y प्लस 3। तो आपको जो एरिया है बच्चों ऑब्वियसली बढ़ेगा, है ना। आप लेंथ भी बढ़ा दोगे, ब्रेथ भी बढ़ा दोगे, तो एरिया तो बढ़ेगा, और एरिया कितना बढ़ता है, 67 यूनिट, 67। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 67, यानी आपने लेंथ भी बढ़ा दिया, ब्रेथ भी बढ़ा दिया, एरिया भी बढ़ गया। एम आई राइट? अब स्टेप कैसे लिखोगे, कम ऑन बोलिए, न्यू लेंथ इक्वल टू एक्स प्लस 3, दोनों में 3 है क्या, हाँ दोनों में 3 है, सॉरी, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, तो यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा 2 यूनिट, ये आ जाएगा 2 यूनिट। न्यू लेंथ अब लिखोगे न्यू ब्रेथ y प्लस 2, न्यू एरिया क्या लिखोगे, x प्लस 3, सॉरी न्यू एरिया इज गिवन एक्स वाई प्लस 67। अब न्यू एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों बताइए, आप लिखोगे न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। ठीक है बच्चों, तो न्यू लेंथ क्या मिलेगा आपको, x प्लस 3, न्यू ब्रेथ y प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। मल्टीप्लाई करिए बच्चों, x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई कैंसिल, तो आपको मिलेगा 2x प्लस 3y, 6 को वहाँ लेके जाएंगे 61। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज ब्रेथ। इज इट क्लियर बच्चों? सो आई होप आपको ये समय आसान लगा होगा। तो पहले लेंथ को मान लेंगे, फिर ब्रेथ को मान लेंगे, फिर एरिया निकल जाएगा। फिर केस 2 है ये, केस अप्लाई करिए, लेंथ बढ़ गया, ब्रेथ बढ़ गया, एरिया बढ़ गया।
न्यू लेंथ, न्यू ब्रेथ, न्यू एरिया। न्यू एरिया का जो फॉर्मूला है बच्चों वो आएगा न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ। सो न्यू लेंथ आपने जो निकाला लिख लीजिए, न्यू ब्रेथ आपने जो निकाला लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर मिल जाएगा। तो आई होप दिस इज सिंपल, राइट। तो बच्चों चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास वी विल गेट इनटू एक्सरसाइज 3.6 का वर्ड प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद 3.7 का वर्ड प्रॉब्लम और आपका ये हो जाएगा ख़त्म। तो वर्ड प्रॉब्लम उसके बाद आई विल स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और ट्राइंगल्स। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।